एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा और हमारे साथ हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, स्वागत है आपका। आज बड़ा दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक बड़े रिकॉर्ड का है। आज उन्होंने लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के तौर पर पद पर रहने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है भारत में, जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन पहला चुनाव उन्होंने फेस किया था 1952 का, जो पहला जनरल इलेक्शन था भारत का। और अगर वहां से आप गिनती करें कि वो कितने वक्त तक लगातार प्रधानमंत्री रहे, कितने वक्त तक प्रधानमंत्री रहे, और नरेंद्र मोदी लगातार कितने दिन प्रधानमंत्री रहे, तो आज वो रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया है। अब इस मामले में लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के तौर पर वो नंबर 1 पर हैं। उनके पीछे से फिर जो है गिनती जो है वो शुरू होती है। तो बीजेपी आज के दिन को एक बहुत बड़ा ओकेजन बता करके इसको सेलिब्रेट भी कर रही है। और ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी वो बार बार ये कह रही है कि आखिर नेहरू जी की लकीर छोटा करके मोदी जी क्या साबित करना चाहते हैं। तो आइए इसी पर बात शुरू करते हैं। फिर मैं आपको खबरों पर तो हम लोग बात करेंगे, टीएमसी में क्या हो रहा है और दलों में क्या हो रहा है, कांग्रेस में मिल जाएगी टीएमसी, वो सारी बातें हो जाएंगी। आज लिस्ट भी आ गई है टीएमसी के सांसदों की। लेकिन पहले ये बात कर लें, क्यों है ये ज़रूरी ये बताना कि नरेंद्र मोदी की लेगेसी इस देश में सबसे बड़ी है? निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि अगर बीजेपी का प्रधानमंत्री इस देश के इतिहास में लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हों, तो पार्टी फिर इस बात को क्यों ना ज़ोर शोर से सेलिब्रेट करे। उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो जाता है कि आप अपने लोगों में, अपने कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भरते हैं। और दूसरी चीज़ कि जो फ्लोटिंग माइंडसेट होता है उनके अंदर भी एक इम्प्रेशन छोड़ते हैं कि भाई इतिहास इस व्यक्ति ने ये बनाया। और इस तरह की लेगेसी बीजेपी के हिसाब से देखें तो उसके पास तो कुछ था ही नहीं वैसा। बड़ी बात है। तो उस कंडीशन में इतना बड़ा नाम अगर आया उसके पास, जैसे वाजपेयी जी भी जब बने, वाजपेयी जी बड़े नाम थे, लेकिन जिस तरह की सरकार उन्होंने चलाई, कोलिशन वाली सरकार थी। अपने दम पर दो इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को अपने दम पे बहुमत दिलाना, तीसरे बार भी लगभग नज़दीक रखना, और फिर राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे, हम सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को हम लोग जानते हैं। देश की 70% आबादी अगर ऐसी है जहाँ पर बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं, तो उस कंडीशन में इस मौके को सेलिब्रेट ना करने का तो कोई कारण ही नहीं हो सकता। और ये अभी काउंटिंग अभी जारी है। तो जैसे नरेंद्र मोदी के हिसाब से अगर आप देखेंगे कि ठीक है कि ये प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ पे प्रोग्राम में गए, कैबिनेट में भी एक प्रस्ताव पारित किया गया, उनका अभिनंदन प्रस्ताव, फिर एनडीए के समागम में भी किया गया। लेकिन उनका अपना जो डाटा होगा ना, जो टारगेट होगा, वो कहीं और ऑलरेडी सेट होगा, बहुत दूर तक चलते हैं। नहीं, अभी 3 साल तो अभी सीधे उन्हीं के पास है ही। उसके अलावा मैं कह रहा हूँ कि लंबा होगा। तो वो बहुत अलग तरीके से सोचते हैं। मुझे जैसे उनके साथ जो लोग काम करते हैं, जो ब्यूरोक्रेट, वो ये बताते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ भी, खुशी वाली चीज़, जो ये लोग सोचते हैं कि आज तो ये बहुत खुश होंगे, जब जाके बधाई दिया जाता है तो छोटा सा एक धन्यवाद और तुरंत कुछ अगला सवाल आ जाता है। अच्छा, तो इस तरह से चीज़ों को वो लेते हैं। उपलब्धियों में कि बहुत ज़्यादा खुमार में रहने वाले व्यक्ति नहीं। सामने बहुत बात कीजिए, उसी पे डिस्कशन कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं। वहाँ पर चुनाव में ऐसे जीत हो गई, ये हमने किया, वो हमने किया। जैसे ही टारगेट अचीव हो जाता है उसके बाद वो फिर ऐसे माइलस्टोन्स जैसा आज का दिन है, ये भी पार्टी की ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है इसको बताना, बजाय कि नरेंद्र मोदी के। निश्चित तौर पे पार्टी के लिहाज से ज़्यादा बड़ी बात है ना कि आप अपने कार्यकर्ताओं में ये जोश भर रहे हैं और लोगों के सामने दिखा रहे हैं कि देखो हम कितने ताकतवर हैं, हमारा नेता कैसा है, हमारे नेता की लोकप्रियता किस प्रकार से है, देश के इतिहास में लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ये रहा इलेक्टेड। तो ये सारी चीज़ें तो पार्टी के लिहाज से बहुत बड़ी उपलब्धि वाली होती है उस पार्टी के पास जिसने कि ऐसा कभी सोचा नहीं था। नरेंद्र मोदी के आने से पहले सौरभ, कौन से बीजेपी के नेता या कोई राजनीतिक विश्लेषक इस बात को मानता था कि बीजेपी अपने दम पे बहुमत में आ जाएगी? जब 14 में आ भी गए तो भी ये कौन सोच सकता था कि अभी आगे 2 टर्म और दोबारा आ जाएगा। एकदम। तो वैसी सफलता हासिल हो रही है बीजेपी को कि जो कि किसी ने सोचा नहीं था। उसके बाद तो गर्व करने वाली चीज़ हो ही जाती है। ये माइलस्टोन अब जैसे आज का ओकेजन है लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, 1952 से नेहरू जी की गिनती शुरू हुई। अगर आप एब्सोल्यूट नंबरों में देखेंगे तो नेहरू जी 16 साल 286 दिन रहे, मतलब लगभग 17 साल के करीब वो रहे। इंदिरा गांधी जी 15 साल 350 दिन, मतलब वो लगभग 16 साल रहीं। अगर तो 29 का इलेक्शन जीतने के बाद ये लगभग तय हो जाएगा कि देश पर सबसे ज़्यादा वक्त तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। इसमें ये 29 का इलेक्शन तय करेगा। हाँ, ये 29 का इलेक्शन तय करेगा कि 29 के इलेक्शन में अगर बीजेपी की जीत होती है तो उसके बाद फिर समझा जा सकता है कि एकदम से वो सफलता हासिल होगी जिसके बारे में इसमें कोई भ्रम मत रखिए सौरभ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
टारगेट की बात करें या गृह मंत्री अमित शाह के टारगेट की बात करें तो वो 34 तक तो वो कुछ सोचते नहीं, उसके बाद का उनका फिर उसका आगे का 29 को प्लान होता डन है। मानते हैं। 29 को एकदम से वो डन मानते हैं वो लोग कि बहुत आसानी के साथ होगा। और जैसे पूछा भी गया है कि 2024 में ऐसे हो गया था तो उसके बाद मुस्कुरा के एक जवाब आता है कि बीजेपी के बड़े नेताओं का कि उसके बाद हमने कुछ कोर्स करेक्शन भी किया होगा। अच्छा। हमने ये समझा होगा कि हाँ वो वैसा क्यों हो गया था, और उसके बाद के नतीजे बता रहे हैं कि हाँ कोर्स करेक्शन जो भी रहा हो वो किया तो गया है। कि 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद सौरभ, अगर बीजेपी के ग्राफ में कमी आती तो आप मानते कि ये तो, या कोई भी मानता कि डिटोरिएटिंग टेंडेंसी है। वहाँ तो दिख रहा है कि उसके बाद कैसे ऐसे ऐसे बंगाल जैसे राज्य में अगर आप जीत रहे हैं तो सोचिए ना कि वहाँ पर लोकसभा सीटें जम्मू हैं। कश्मीर और झारखंड छोड़ दें अगर, तो कोई ऐसा कोई स्टेट इलेक्शन तो बीजेपी हारी नहीं, और हारी जीती है। और वहाँ जम्मू कश्मीर में भी देखें तो बीजेपी के अपने ग्राफ जो विधायकों का ग्राफ था उसमें कोई उसकी समस्या नहीं। अब तो जहां वो थी वहां तो वही हाँ, जीती, वही अब कश्मीर में नहीं है तो नहीं है। डिटोरिएशन हो रहा हो वो आपको नजर नहीं आया। आपने जो ये बात कही ना, दरअसल इसी में ये सारे रिकॉर्ड के राज जो हैं, उसी एक बात में जो भी देवेंद्र जी ने आपको बता दी कि बीजेपी के नेताओं से पूछिए कि 2024 में मेजॉरिटी पे क्यों नहीं आए, 240 पर क्यों रुक गए और फिर आगे कैसे करेंगे, 29 में क्या होगा, तो कहते हैं उसका हमने कोर्स करेक्शन किया है। और यही काम कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, यही काम ऑपोजिशन के बहुत से दल नहीं कर रहे हैं। वो आत्मावलोकन करना, गहराई से अपनी कमी ढूंढना और उसको करेक्ट करना, ये लोग करना जानते हैं। और ये मेरे ख्याल से किसी पॉलिटिकल पार्टी का और नेता की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि वो इस बात को समझे कि मैं कहीं चूक रहा हूं तो, और मैं पब्लिक की नज़रों में कहीं कोई कमी आ रही है तो क्यों आ रही है। बिल्कुल, और दोनों ही चीज़ों में अगर आप देखेंगे कि पॉलिटिकली अगर उस काम को करना हो तो, और गवर्नेंस के मामले में अगर पीएम मोदी को उस काम को करना हो तो उसमें कोर्स करेक्शन में उसमें बहुत विलंब नहीं होता, उसमें कोई जड़ता नहीं होती, रिजिडिटी नहीं होती। जैसे कृषि कानून मान लिया आया, उसके पहले लैंड एक्विजिशन बिल, इस तरह की चीज़ों को अगर आप देखें तो उसी पर हम अड़े रहें। जबकि जब लेकर आया गया था तो सोच समझ के लेकर आया गया था कि देश के लिए बहुत अच्छा है, किसानों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जब दिखा कि एक सेक्शन ऐसा है जो कि इस बात को नहीं समझ पा रहा है तो चलो इसमें पाँव पीछे खींच लेते हैं। वो लचीलापन, वो समझ और वो कोर्स करेक्शन, ये अपोजिशन के अधिकांश दलों में अगर आप देखें तो नज़र नहीं आएगा। ये बात उन लोगों को बड़ी नागवार गुजरती है। लेकिन ऐसे ही सोचे ना कि जो बड़े इशूज़ हो सकते हैं, उन बड़े इशूज़ पे जिस तरह का नैरेटिव वो खड़ा कर सकते हैं, क्या वो करते हैं? बिल्कुल ठीक है। और यहीं से चलिए तुलना की बात होती है ना नेहरू जी से। तो जैसे आज एक लेख लिखा हुआ था, बहुत सारे लेख लिखे गए आज तो, इस दर्जनों आर्टिकल्स इस पर आए होंगे, लेकिन एक बीजेपी समर्थक बहुत वरिष्ठ पत्रकार ने एक लेख लिखा था और उन्होंने नेहरू जी की कोई उसमें बुराई नहीं की थी। उन्होंने नेहरू जी की लेगेसी भी बताई थी, नेहरू जी की खूबियाँ भी बताई थी, और साथ साथ नरेंद्र मोदी उस पैमाने पर कहाँ उतरते हैं वो बता रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अगर आप ये भी कह दें कि नेहरू जी ने बेसिक इंडस्ट्री की नींव भारत में डाली, तो नरेंद्र मोदी ने सेमीकंडक्टर की बात की, डिफेंस इंडस्ट्री की बात की है। अगर अंतर्राष्ट्रीय जगत पर उस वक्त नेहरू जी ने भारत को एक मुकाम पर तो लाए नेहरू जी, इसको तो मानना पड़ेगा। तो नरेंद्र मोदी ने फिर आज भारत को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कहाँ खड़ा कर दिया। तो ऐसे आप कई पैमानों पर तुलना कर सकते हैं। एक जगह डिफरेंस है, वो डिफरेंस है कि नेहरू जी को कभी पॉलिटिकल ऑपोजिशन उस रूप में झेलना ही नहीं पड़ा जैसा नरेंद्र मोदी ने झेला। इनके तो शुरुआत ही ऑपोजिशन के साथ हुई। जब भी सत्ता में आए मुख्यमंत्री के तौर पर भी, इनसे ज्यादा किसी की आलोचना भारत में आज तक किसी नेता की हुई हो दूसरा नहीं दिखता। जी हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ अपोजिशन के दल कर रहे हों ऐसा नहीं था। अपोजिशन के दलों के और उस माइंडसेट का जो पूरा इकोसिस्टम था, उस पूरे इकोसिस्टम को देखें कि नरेंद्र मोदी पे जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे लगातार अटैक जारी रहा, कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। गुजरात में दंगे न जाने कब से होते रहे हैं, कितने भयावह दंगे कांग्रेस शासन में होते रहे हैं, बुरे से बुरे, लेकिन उन सब चीज़ों का कोई जिक्र नहीं। ये जस्ट अभी मुख्यमंत्री बने थे, एक हुई दुर्भाग्यजनक घटना थी, एक हुई, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा कभी नहीं हुआ। लेकिन उसी का ढिंढोरा आप पीटते रहो, क्योंकि टारगेट करना था। उसमें कहा यह भी जाता है कि बाद में तो कांग्रेस के नेताओं को ये बात समझ में आ गई थी जब नरेंद्र मोदी से वहाँ पूछताछ कराया गया था 8-8, 9-9 घंटे तक। अब सोचिए कि एक सर्विंग मुख्यमंत्री, और वो जा रहे हैं 8 घंटे 9 घंटे उनसे पूछताछ की जा रही है। और यहाँ अगर करप्शन के मामले में कांग्रेस नेताओं को अगर एक नोटिस चला जाए तो है तो वह मचाना शुरू करते हैं। भाई करप्शन का मामला वो मामला एक ही है क्या? वहाँ आप झूठा नैरेटिव, कोर्ट क्लीन चिट दे दे, लेकिन आप उस मानने को तैयार नहीं है। तो वहाँ पर टारगेट तो लगातार उनको किया गया। और इनके केस में देखें तो मोदी जी के केस में कि बीजेपी का अपना सिस्टम भी इनको आसानी से नहीं स्वीकार रहा था।
बीजेपी का अपना सिस्टम भी आप देखें तो लगातार इनके लिए हर्डल क्रिएट करते रहा। जब सौरभ ये गुजरात में थे और दिल्ली में तब की जो बीजेपी थी, जो प्रभावी, जो लोग कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन में 8-10 नेता थे, उनमें से ज़्यादातर ऐसे थे जो पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा होती है किसी भी नेता की, वो उस हिसाब से इनको बहुत प्रमोट कर रहे हों, बहुत आगे बढ़ा रहे हों, उसके बजाय उल्टे रोका जाता था। लेकिन ये अपने दम पर उसको पार करते करते करते, आपको याद होगा ना वो जेटली जी का वो लाइन कि पार्टियां या कोई व्यक्ति नरेंद्र मोदी के साथ चले या ना चले, देश चल चुका है। जब 2014 में कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के तौर पे अनाउंस किया जाए, उस बात से पहले जी, तो वहाँ तो दिखता है तब कि तक विरोध हो रहा था। तब तक विरोध हो रहा था। नहीं, और नेहरू जी के सामने तो पॉलिटिकल ओपोनेंट के तौर पर कम से कम शुरुआत के 15-20 साल तो कोई रहा ही नहीं, कोई चुनौती ही नहीं थी, राज्यों में चुनौती नहीं थी, नेशनल स्तर पर उनके अलावा तो कोई और पार्टी नहीं, जो थी बहुत छोटी छोटी पार्टियां थी। इनको उस दौर में जब 20-20 दलों के गठबंधन है आपके सामने, उस दौर में मेजॉरिटी लाई, 2 बार लेकर के आए। उसके अलावा वही नहीं, हर साल जो विधानसभा इलेक्शन हो रहे हैं उसमें आपको हर बार परखा जा रहा है, तो इनका इम्तिहान तो रुकता ही नहीं। और दोनों ही चीज़ों में सर आप देखें, एक तो ये पॉलिटिकली, जैसे नेहरू जी की आपने तुलना की, गवर्नेंस के केस में भी अगर आप देखें तो नेहरू जी के साथ ये एक एडवांटेज था ना कि ब्रिटिशर्स चाहे अत्याचार के मामले में जैसे भी हों, गवर्नेंस का उनका जो मॉडल था, वो गवर्नेंस का एक मॉडल था आपके पास। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है आपको, तो आपको पता है कि किस तरीके से करना है। ट्रेन की लाइन अगर बिछानी है तो आपको पता है, उसके लिए वो एक सेट पैटर्न दे के गए हैं। अच्छी बिल्डिंग कैसे बनाई है वो करके गए हुए हैं। ठीक उस मॉडल को आपको अख्तियार करना है। जैसे होता है ना कि आज भी अंग्रेजों के समय बनाई हुई बिल्डिंग आज भी चल रही है, तो वो तो जो पाश्चात्य मॉडल था, यहाँ पर उसके एग्जाम्पल आपके सामने दे कर गए थे। दूसरा, पॉलिटिकल कोई अपोनेंट था नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, वो एक लीगेसी पार्टी के साथ ऑलरेडी थी। लोगों ने ये मान लिया कि हाँ कांग्रेस पार्टी ने देश की आज़ादी हमें दिलाई। ये अलग बात है कि गांधी जी ने कहा सबसे बड़ी बात कर दी, वो सबसे बड़ी चीज़ थी, वही अपने आप में काफ़ी था। उसी की पॉलिटिकल कैपिटल इतनी थी कि वो दशकों तक जी कांग्रेस हाँ, पार्टी का और वो बहुत बड़ी चीज़ थी। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी नेहरू जी को मिली। दूसरा, उनका अपना जो बैकग्राउंड, जिस तरीके से पढ़ाई लिखाई उन्होंने की, इन सारी चीज़ों का आपके एक्सपोजर में फ़ायदा होता है ना, आपके गवर्नेंस में फ़ायदा होता है। अब कट्टू नरेंद्र मोदी से तुलना कीजिए, कितने अभाव में वो वहाँ से वो निकल के आ रहे हैं। किस चाय बेच के अगर वो परिवार वहाँ से रह रहा हो तो कितना ही ध्यान दिया गया हो। फिर किस प्रकार से खाना बदोश ज़िंदगी, लंबे समय तक वैसी पार्टी जिसका शुरू में तो जब वो बीजेपी ज्वाइन किए थे तो बीजेपी का क्या ही था उस दौर में। सौरभ, जिन लोगों ने बीजेपी को ज्वाइन किया, ज़रा सोचिए कि उनके अंदर राष्ट्रभक्ति और अपनी विचारधारा को लेकर किस प्रकार का एक जज्बा रहा होगा। उसको आप आज टीएमसी से कंपेयर कीजिए अगर तो जो लोग बीजेपी में जिन्होंने अटल जी की पहली सरकार जब बनी 96 में, चलिए 96 से ही शुरू कर लीजिए, तो 80 से 96 तक भी जो लोग टिके रहे पार्टी बनने के बाद, किसको जो 16 साल जिसने ओपोजिशन में बिताए हो, आज टीएमसी वाले 16 दिन नहीं रह पाए। तो ये तभी संभव होता है जब आप अपनी विचारधारा को लेकर एकदम से अटूट हों। और उन सारी चीज़ों को नरेंद्र मोदी ने किया, और अपनी पार्टी में भी कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं। लेकिन इसको ऐसे कह सकते हैं कि चलिए नेहरू जी और मोदी जी की तुलना में दोनों के पास एक एक गठरी थी, दोनों के पास एक एक गठरी थी। नेहरू जी के पास आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी का कैपिटल था, उनके पास वो तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के समय से ही सरकार में आ गए थे, एक बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया भी उनको हो गया था। उसको आप गठरी कह सकते हो जिसके अंदर खजाना था, कुछ तो था, एक कैपिटल थी उसमें। नरेंद्र मोदी के पास जो गठरी थी वो बैगेज था, वो बोझ था, वो पीठ पे थी। ये इसको उसको लेकर के ये 2014 में चले। और वो अपने आप में इनके चैलेंज को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता था। किसी काम को अगर इनको करना हो तो इनके काम करने से पहले इन पर जिस प्रकार का निशाना साधना शुरू किया जाता था। आपको याद होगा कि 2014 के चुनाव से पहले उन्होंने जो एक उदाहरण दिया था, जब पूछा गया कि दंगों में इतने लोगों की जान गई, आपको दुख हुआ कि नहीं हुआ, उन्होंने उदाहरण दिया। अब सौरभ, आप समझिए कि जो उदाहरण उन्होंने दिया, सामान्य तौर पे वही उदाहरण दिया जा सकता था। ये तो आप नहीं कह सकते ना कि गाड़ी के नीचे अगर हाथी आ जाए, गाड़ी के नीचे हाथी तो नहीं आती ना, गाड़ी के नीचे शेर भी नहीं आता। और सौरभ, मैं ये भी बता रहा हूँ आपको कि जैसे नरेंद्र मोदी अगर बोलते हैं, अगर सोच के बोलते हैं ना, तो ये ऐसे नेता ही नहीं है जो उस पर कोई बैक ट्रैक करे। वो सीना ठोके जो कहने वाली बात होती है ना कि हाँ हमने कहा है, मैं इस पर कायम हूँ। उस चीज़ को जब गलत तरीके से पेश किया जा रहा था तो उस दिन ये बहुत ज़्यादा खींच और निराशा में थे कि मैंने कौन सी बात किस तरीके से कही और कैसे पेश किया जा रहा है, मीडिया भी उसमें कैसे ऐसे पेश हो रहा है। कुछ मीडिया वालों से इन्होंने फ़ोन करके बाकायदा आपत्ति जताई। तो आप सोचिए कि किस प्रकार के इकोसिस्टम में वो संघर्ष करके वो तो मीडिया पे
कि मीडिया के एक सेक्शन पे संदेह जो है मुझे लगता है वो कभी ख़त्म भी नहीं होगा, वो हमेशा कायम रहेगा। वो ख़त्म हो भी नहीं सकता। अगर उनके जगह पे कोई अपने आप को रख के देखे तो जो कुछ उन्होंने झेला है, या अमित शाह जी ने जो कुछ झेला है, कांग्रेस पार्टी का जो चीज़, अमित शाह जी के जैसे परिवार में किसी के खिलाफ, गांधीवादी फैमिली, उनकी माता जी गांधीवादी थी, एक कोई कभी कुछ FIR नहीं, कुछ नहीं है, उनके साथ जो कुछ भी हुआ, तो इन दोनों ने तो झेला बहुत है ना, वो चाहे कांग्रेस पार्टी के तरफ से हो झेला हो या मीडिया का झेला हो। दूसरी तुलना, जवाहरलाल नेहरू के बारे में जितनी किताबें लिखी गई हैं उनको अगर आप देखिए तो आपको दोनों तरीके के उदाहरण देने वाले लोग भी मिल जाएंगे, और वैसे आपको टेक्स्ट भी मिल जाएंगे, इतिहास मिल जाएगा कि एक तबका आपको बताएगा कि नेहरू जी भी टोटलिटेरियन थे, मतलब ऑटोक्रेटिक थे। भाई एक मुश्त कोई चैलेंजर ही नहीं। पटेल साहब के जाने के बाद तो बिल्कुल ही कोई नहीं रह गया था, अम्बेडकर जी भी दूर थे। तो वो जो चाहते थे वो होता था, देश में उनका कहा आखिरी शब्द होता था। कुछ लोग कहते हैं बहुत डेमोक्रेटिक थे। नरेंद्र मोदी के लिए भी हम सुनते हैं ये ऑटोक्रेटिक हैं, तानाशाही चल रही है भारत में 12 साल से, ये आपको अपोजिशन बताएगा। इनको कई लोग इनके नज़दीक से समझने वाले, जानने वाले, जिनमें देवेंद्र जी भी एक हैं, ये हमको बताते हैं कि इनसे बड़ा अच्छा लिसनर आपको सुनने में नहीं मिलेगा, जो दूसरे की बात बहुत आराम से सुनता है। बहुत कमाल, बहुत ही कमाल। उसमें आपको हैरानी होगी इस बात को जानकर कि अगर आप गलत बात कर रहे हो, शुद्ध तौर पर बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो, तो भी आपकी बात को बीच में कट नहीं करेंगे। आपकी बात जब पूरी हो जाएगी उसके बाद वो कहेंगे कि आपका ऐसा सोचना है, लेकिन मैं इसको ऐसे सोचता हूँ। फिर आपकी जो कमियां हैं आपके थॉट प्रोसेस में या आपके तथ्य में, उसको दिखा देते हैं। CR पाटिल जी जो केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने एक उदाहरण देकर बताया भी कि एक केंद्रीय मंत्री मोदी जी के मंत्रिमंडल में थे, अभी हैं नहीं, लंबे समय तक वो थे, तो जब भी मोदी जी कोई बात कहते थे तो उस बात को तुरंत कट करते थे, खारिज करते थे, और उसके बाद मोदी जी फिर बाकी सारी चीज़ों को सामने करके रखना शुरू करते थे, और फिर लास्ट में वो कहते थे कि जब इसी कंक्लूजन पे आना था हमें, शुरू में इस तरह से आप हमको समझाए होते तो मैंने ये बात कही तो नहीं होती, मेरी बेइज्जती तो नहीं होती सबके सामने। ये वो मंत्री कहते थे, वो मंत्री कहते थे। तो ये इस तरह के लिसनर हैं। जो भी ब्यूरोक्रेट इनके साथ काम करता हो, उनमें से कोई एक आके ये बात बताए कि हाँ हम कुछ आइडिया देना चाह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे, उन्होंने खारिज कर दिया। ये वो ज़रूर करते हैं कि अनुशासन सख्त पसंद है, और जिसका जो काम है वही करे। वो इस लेवल तक सौरभ होता है कि अगर उनके अपने सिस्टम के जितने अधिकारी हैं, उनको भी ये अधिकार नहीं होता कि आप अपने डोमेन से बाहर जाकर कुछ और करना शुरू कर दें। ठीक है, ओके। और आपके डोमेन में भी कोई सीमाएं बंधी हुई हैं, सबके लिए बंधी रहती है कि जिसको अनुशासन आप कहें, ठीक है, कि जिसका जो काम है उस काम को वो करे। पब्लिक व्यवहार तो आप उनका देखते हैं रैलियों में, जब लोगों से मिलना होता है, फंक्शंस में जाते हैं जब, तो कैसे मिलते हैं, बात करते हैं, कभी कैंडिड मोमेंट्स भी आ जाते हैं। विदेशों में जाते हैं तो वहाँ के डायस्पोरा से जिस तरीके से वो बात करते हैं। प्राइवेट में खास तौर पर जिनसे काम लेना है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, अधिकारी हैं, उन लोगों के साथ व्यवहार कैसा है? किसी को लग सकता है कि ये तो बहुत डांट टपट करते होंगे। बाहर जैसे कैमरे के सामने इनको देखते हैं ना, कैमरे के पीछे भी वही है। अच्छा। मतलब इनकी ज़िंदगी में मैंने भी जितना देखा और जितना सुना समझा, उसमें कभी मुझे ये नहीं समझ में आया कि अरे व्यवहार तो ये ऐसा करते थे, फिर अंदर ऐसा कैसे। जैसे इनके साथ काम करने वाले लगभग तकरीबन 5.5 साल तक नृपेंद्र मिश्रा जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर उन्होंने काम किया। उनसे भी मैंने इस बात को पूछा कि क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी दिन गुस्सा जाएं और गुस्सा के कहें गेट आउट किसी ऑफिसर को, फाइल जोर से पटक दें, फ़ोन पटक दें, कुछ इस तरह का। उन्होंने बोला कि दूर दूर तक कभी ऐसा नहीं है। बहुत सारे नेता ऐसे हैं, दूसरे नेता, जो कि इनके बारे में मैं ऐसा सुनते रहा हूँ, लेकिन इनके केस में तो कभी हुआ ही नहीं। अगर वो नाराज़ हैं तो बहुत आराम शब्दों में कहेंगे कि मैं आपके इस परफॉर्मेंस से बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं की थी। जब वो प्रगति को लेके, प्रगति नहीं है जो वैसे डिस्ट्रिक्ट जो कि बहुत पिछड़े रह गए थे, उनके डेवलपमेंट के लिए उन्होंने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को लेके जो शुरू किया अभियान, उसमें जो जिस चीफ सेक्रेटरी से उनको बहुत निराशा होती थी, उनके बारे में सिर्फ इतना ये कहते थे कि मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये तो लग ही रहा होगा और आपके अंदर इतना उत्साह होगा कि आप सोच रहे होंगे कि रिटायरमेंट से पहले कुछ तो हम अच्छा काम कर लें, वरना रिटायर हो जाएंगे इस बोझ के साथ कि मेरे ज़िम्मे ये काम था, मैं नहीं कर पाया, इतनी मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ। इस तरह से आपको आईना दिखाने वाला काम सिस्टम में भी, जैसे पार्टी में भी कभी मैंने नहीं सुना कि उनको लाकर फटकार लगा दी गई, ये कर दी गई, लेकिन अनुशासन एकदम सख्त, बिना चीखे चिल्लाए सबको लाइन पे कैसे रखना है, ये इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये क्या बताता है इनके पर्सनालिटी के बारे में? पेशेंस बहुत है।
इनके बारे में जैसे किसी एक और जानकार कहते हैं, वो कहते हैं ठंडा करके खाने वाले हैं। कोई भी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में ऑफ द कफ रिएक्शन तुरंत नहीं होगा, होता ही नहीं। बहुत सोच समझ बहुत, के मान लिया आज अपोजिशन ने कोई अटैक कर दिया, बहुत तीखा अटैक कर दिया और फैक्चुअली एकदम इनकरेक्ट कर दिया, ये चाहे तो तुरंत भी कई बार उसको रिबटल कर सकते हैं या करा सकते हैं, उसको उस समय छोड़ देंगे आराम से। आप पूरा पीक पे बनाओ माहौल, सारा माहौल बना लगे, उसके बाद एक दिन उसकी हवा निकालेंगे, उसकी टाइमिंग अपने हिसाब से देखकर। और सौरभ, ये तो सामान्य पॉलिटिकल बात हो गई। मुझे तो ये भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से पता चला कि जब ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो लोग काम कर चुके हैं, कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था, उसमें भी हमें क्या करना है, कब करना है, किस एक्सटेंट तक जाकर करना है, ये फैसला पीएम का था। फौज उसमें, हमारी शानदार जो पराक्रमी फौज है, उनका ये था कि इस तरह की चीज़ें में चाहिए, आप लोग तैयारी कीजिए। एग्जीक्यूट फौज को करना था ऑफ कोर्स, लेकिन प्लानिंग इनके लेवल पर वो जिम्मेदारी, प्लानिंग इन द सेंस कि अंदर जाएंगे हम मारेंगे, ठीक। बालाकोट वाले में कि एलओसी क्रॉस करना है, करेंगे, इस एक्सटेंट तक जाएंगे। वो सारी चीज़ें ये खुद अपने पढ़ लेते हैं, ये नहीं कि जिम्मेदारी छोड़ देना कि तुम देख लो, तुम कर लो, सबकी मर्जी क्या है। हाँ, और अच्छा, वैसे सब्जेक्ट सौरभ अगर हों जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा विषय की गूढ़ता की ज़रूरत है, तो ये तुरंत अपने अधिकारी से ये बोलते हैं कि आप इसके प्रोस एंड कॉन्स, जो एक्सपर्ट हैं वो बताएं, डिसीजन मेरा। तो वो लीडर का जो बेसिक काम होता है कि आप डिसीजन लीजिए, लटकाइए मत। हो सकता है कि 10 में से आपके 2 डिसीजन गलत पड़ जाएंगे जो आपके ऊपर आएगा, लेकिन 8 सही भी तो होंगे। उस डर में कि डिसीजन नहीं लेना, छोड़ देना, लटकाए रखना, उससे इनको बहुत डिसाइसिव रहो। अब फिर एक तुलना करता हूँ मैं, नेहरू जी का के समय जो काल उनको मिला भारत को लीड करने का, बहुत ज़्यादा संकट का समय था। आज़ादी बंटवारे की विभीषिका, दंगे, लाखों लोगों की मौत, लाखों करोड़ों लोगों का डिस्प्लेसमेंट, इधर से उधर होना, पूरे देश के अंदर रिफ्यूजी, ये सारी चीज़ें से उनको निपटना था। यहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी, बेहतर हुई, चीज़ें हुई, लेकिन उसके बाद जो पहला बड़ा झटका लगा उनके टेन्योर में, वो था 1962 का चीन का युद्ध। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनके बारे में किताबों में लिखा गया है कि चीन के धोखे ने और उस जंग में भारत की हार ने उनको एक किस्म से अंदर से बहुत बड़ा आघात दिया था, तोड़ दिया था। और शायद वही दुख जो है मृत्यु तक उनके साथ वो रहा कि ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ। तो यहाँ में अब इनके समय में आप अगर आइए तो चीन जैसा युद्ध तो नहीं, लेकिन चीन के साथ झड़प, पाकिस्तान के साथ 3 झड़पें, अगर संक्रमण काल की बात करनी है, संकट काल की, पूरी दुनिया में जो जंग छिड़ी हुई है वो उसमें आपको नेविगेट करना है। कोरोना जैसा संकट तो आज तक पूरे मतलब की दुनिया में किसी ने नहीं देखा था, वन ऑफ इट्स काइंड था। उसमें लगभग 3 साल तो पूरी दुनिया के उसमें 2.5-3 साल लग ही गए थे। उस दौर में आपको भारत को लीड करना है। ऐसी अनप्रेसिडेंटेड जब घटनाएं होती हैं उसमें कैसा व्यवहार रहता है? जैसे इस चीज़ को भी सौरभ अगर आप देखें कि जब जब कोई क्राइसिस नज़र आता है, लगता ये है कि ये तो बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया, उस क्राइसिस में भी ये रास्ता निकालने के लिए जुट जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें कि नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी के बाद में ये आपको ध्यान हो तो एक समय आया था कि जब 500-500 रुपए के नोट बहुत कम होने लगे थे और इस बात को रिपोर्ट किया गया। वहाँ से डिजिटल इकॉनमी को लेकर तुरंत इनका फैसला कि कल से आप इसको इस लाइन पे काम करना शुरू करें। तो मतलब एक संकट आया, तो उस संकट का रास्ता कैसे निकलना चाहिए, क्या निकलना हो सकता है, ये था। कोविड में भी आपने देखा कि जब कोविड की महामारी से पूरी दुनिया पीड़ित थी, कुछ ही दिनों के अंदर हम बाकी सारी चीज़ें करने लगे, सैनिटाइजेशन, मास्क, ये वो सब बनाना, वैक्सीन बनाने पे काम, ठीक। वो सोचना उस समय जब जान बचाना वो सबसे बड़ा चैलेंज लग रहा हो, उसमें ये सोच लेना कि भाई जान बचाने का यही रास्ता होगा कि आपके पास वैक्सीन हो, दुनिया के किस देश पे आप निर्भर रहेंगे, आपके पास अपना वैक्सीन होना चाहिए। उस अभियान को तुरंत ही आपको ध्यान हो कि जून महीने से इन्होंने शुरू कर दिया था, 2-3 महीने के अंदर। फिर उस समय हमारी इकॉनमी को लेके क्या क्या समस्या आ सकती है, उसको कैसे फाइनेंशियल मदद देना चाहिए, काम किस तरीके से होना चाहिए, पार्टी का इन्वॉल्वमेंट किस प्रकार से होना चाहिए जो लोगों को राहत दे, जो सेवा करके सेवा अभियान चलाया गया। तो ये सारी चीज़ें बहुत ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में, नेता का काम है ना 10 कदम आगे का सोचो, 10 कदम आगे सोचिए। ये नहीं कि कोई क्राइसिस आए और बैठ गए उसके बाद कि अब क्या किया जाए।
पॉलिटिक्स में भी यही रहता है कि जब भी कुछ चैलेंज आए, जैसे यूपी के इलेक्शन में आपको ध्यान होगी, जब सपा बसपा एक साथ आ गई, कितना बड़ा चैलेंज था। दूसरी कोई पार्टी रहती तो सख्ते में आ जाती कि अब तो लोकसभा हमारा खराब हो गया, और वहाँ पर ये लोग और ज़्यादा उत्साह के साथ कि चलो इसका फिर ये तरीका है, इसको ऐसे करते हैं, इसको इस तरह से हैंडल करते हैं। तो वो सोल्यूशन पे लगातार काम करते हैं, तरीका निकालो, ढूंढो। और कोई जाए जैसे अगर उसके पास बात करने, और कभी भी सौरभ अगर आप देखिए तो कोई आइडिया अगर देने को तैयार हो तो उनको सुनने में कोई विलंब नहीं है, समय की कमी नहीं, वो बिल्कुल सुनेंगे। आलोचना कैसे लेते हैं? आलोचना डिपेंड कर रहा है कि आप एजेंडे के तहत कर रहे हो या फिर आप कंस्ट्रक्टिव कर रहे हो। मान लीजिए अगर आप ऐसी आलोचना कीजिए, जो कि होता है ना कि अपोजिशन कई बार कि नरेंद्र मोदी ने देश को उद्योगपति के खाते में दे दिया, क्या मतलब है इसका, इस आलोचना का क्या मतलब, स्पेसिफिक बताएंगे आप? अंबानी तो नरेंद्र मोदी के आने से बहुत पहले से बहुत बड़े पूंजीपति, देश के सबसे बड़े पूंजीपति हैं, फिर उसके लिए क्या इनका बोलना? दूसरा, क्या आपको गांधी जी के साथ भी तो इंडस्ट्रिस्ट रहते थे, क्या आपको इंडस्ट्री को देश से बाहर निकाल के देश का विकास करना है? तो ऐसी आलोचना तो एकदम बेसिक पैर की होती है। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्टिव करें और उनको ये ना समझ में आए कि इनका कोई एजेंडा नहीं है, तो फिर ठीक तरीके से लेंगे। अगर उनको एजेंडा दिखेगा तो अनसुना करके फिर आगे। चलिए एक इस पर अंतिम बात और कर लेते हैं, फिर कुछ खबरें, आज की खबरों की बात करेंगे देवेंद्र जी से। नेहरू जी के लिए भी कहा जाता है कि नेहरू जी भी किसी को अपने कद के बराबर पहुंचता हुआ नहीं देखते थे, नहीं देख पाते थे। वो उनका भी होता है कि कट टू साइज, पहले ही कट टू साइज कर दो। उसमें अम्बेडकर जी का उदाहरण सबसे बड़ा दिया जाता है कि उनके खिलाफ तो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव भी लड़ा। इनके बारे में बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी भी नहीं चाहते कि भाई कोई आदमी बहुत ज़्यादा ग्रो करे, पार्टी के अंदर बहुत बड़ा बन जाए। ये आलोचना सही है? ये आलोचना सौरभ अगर सही होती ना, तो मैं नाम नहीं रख रहा हूँ, लेकिन 2014 में जैसे जब मैंडेट इनके पास आया और ये प्रधानमंत्री बने, तो इनको तो किसी को देखने की ज़रूरत नहीं थी, किसी का मुंह देखने की ज़रूरत नहीं थी, किसी पे निर्भरता किसी भी मामले में नहीं थी, कि अपने दम पर हर व्यक्ति जानता था कि आप ये मैंडेट लेकर आए। उसके बावजूद उस मंत्रिमंडल में इन्होंने वैसे लोगों को भी रखा जिन्होंने इनको बहुत टारगेट किया था। ओके। उसमें एक केस आप सोचिए ऐसा हो गया था कि जब कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर इनका नाम तय किया गया गोवा में बीजेपी कार्यकारिणी में, उसके बाद दिल्ली में जो पार्लियामेंट एनेक्सी है उसमें बीजेपी की एक बैठक हो रही थी। उस बैठक में एक बुकलेट बांट दिया गया गुजरात मॉडल को लेके, और गुजरात में क्या क्या काम हुआ, और पार्टी के लोगों को ही बांटा गया। अचानक बीजेपी के एक दूसरे नेता ने इस बात पर ज़ोरदार एतराज़ किया, बाकायदा व्हाट इज़ दिस, कौन लोग हैं, कौन पार्टी चला रहे हैं, किसके डिसीजन से ऐसा हुआ, इसका क्या मतलब है, इस तरह की चीज़ें कहे हुए के। और वो जो जितने बुकलेट सारे थे ना, अल्टीमेटली फिर उसको वापस कराया गया। अच्छा। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ पर नरेंद्र मोदी मौजूद, और ये कौन सी ऐसी चीज़ थी जो कि पार्टी की विचारधारा से गलत जा रही थी। वहाँ तो सिर्फ ये था ना कि इनको रोकना है, भले ही कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हो गए, पीएम कैंडिडेट नहीं बनने देना, या इस तरह की चीज़ें जो कि अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तहत लोग करते हैं, राजनीतिक दल के नेता करते हैं। लेकिन जब इन्होंने सरकार बनाई तो उसमें से कोई ऐसी छाया नहीं, कुछ नहीं, वो व्यक्ति भी मंत्री बने। अब आप सोचिए कि अगर इनको ये सब करना होता, इनके फंक्शनिंग में वो होता, तो पहला काम तो यही करते हैं ना कि जस्ट आउट, और ऐसे कई उदाहरण हैं। नहीं, वो तो अभी मध्य प्रदेश के इलेक्शन के टाइम भी लोग कह रहे थे कि भाई अब तो शिवराज जी का करियर जो है ख़त्म। हाँ, और आज शिवराज जी की स्थिति ये है कि नरेंद्र मोदी कैबिनेट के जो सबसे ज़्यादा उनके साथ कम्युनिकेट करने वाले अगर कोई मंत्री हैं सबसे ज़्यादा, तो शिवराज सिंह चौहान जी हैं। कैबिनेट की बैठक में जो बातचीत होती है, जो कम्युनिकेशन होता है अंदर, तो उसमें सबसे ज़्यादा बोलने वालों में शिवराज सिंह चौहान जी हैं। तो जैसे नरेंद्र मोदी के साथ एक दिक्कत है सौरभ, क्या कि जो उनके विरोधी हैं उनको कोई ना कोई बहाना चाहिए उन पर निशाना साधने के लिए। कुछ नहीं तो कभी किसी मंत्री के साथ लड़ाई करवाने की बात कर दो, कभी किसी मुख्यमंत्री के साथ लड़ाई करवाने की बात कर दो, मतलब कुछ भी ऐसा कर दो कि एक सैटिस प्लेजर मिल जाए कि चलो नरेंद्र मोदी की लाइफ में कुछ तो समस्या चल रही है। हर किसी को जवाब देने की इनको ये जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं, उस पर तवज्जो ही नहीं देते। उसमें ये भी नहीं होता कि बैठकों में बातचीत में उस चीज़ को, कोर ग्रुप की मीटिंग में उस चीज़ को लेकर आए, तवज्जो दें, बिल्कुल नहीं। ये तो इस पर तो खैर हम चाहें तो बहुत लंबी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन समय की भी कमी होती है। आज की कुछ खबरों की बात हम कर लेते हैं। ममता बनर्जी की पार्टी लगातार 4 मई से खबरों में है। कोई ऐसा दिन नहीं बीत रहा जहां ममता जी खबर में ना रहती हो। अब तो आज तो ऐसी बातें होने लग गई कि पार्टी तो गई, अब क्या ममता भी जाएंगी?
कहाँ जाएंगे? तो कांग्रेस पार्टी में जाएंगे। आप देख रहे होंगे चर्चा खूब चल रही है कि कांग्रेस पार्टी ने ऑफर दिया है कि आप आ जाइए, आप नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे, आपको अभिषेक बनर्जी को जनरल सेक्रेटरी बना देंगे। ये चर्चा भी चल रही है कि ममता जी कह रही हैं मैं राज्यसभा जाऊंगी और मुझे खड़गे साहब की जगह चाहिए, मतलब लीडर उस हाउस में अपोजिशन की लीडर की भूमिका मुझे चाहिए। इसकी कोई पुष्टि कहीं से नहीं हुई है, लेकिन ये अब मैं देख रहा हूं कि क्रेडिबल जर्नलिस्ट भी इस बात को कहने लगे हैं कि ऐसा हो रहा है, लेकिन कोई अब कहीं से कोई पुष्टि इस बात की नहीं है। नहीं, ना पुष्टि है ना खंडन है सौरभ। खंडन भी नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट खंडन भी नहीं है। एटलीस्ट सोर्सेज के मार्फत ही पार्टियां खंडन कर देती हैं अगर कुछ गलत बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही हो तो। दूसरा, प्रथम दृष्टया तो दिख ही रहा है ना कि इतना सब कुछ इसलिए तो नहीं हो रहा है कि सिर्फ आपको अलायंस बनाना है। वो आज जब अभिषेक बनर्जी और उनकी मुलाकात हुई ना राहुल गांधी की, तकरीबन 1.5 घंटे कल देवेंद्र ने कहा था, जब ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की मीटिंग हुई थी तो उन्होंने कहा था कि इसमें अगर राहुल गांधी होते इस बैठक में तो हम थोड़ी और गंभीरता से इस खबर को लेते। वो काम आप कल बिल्कुल ठीक थे, वो काम आज हुआ। हाँ, और एकदम आज की बातचीत वो इस लिहाज से नहीं है हो रही है कि हाँ इंडिया अलायंस में हम साथ रहेंगे या इस तरह की चीज़ें, आगे इलेक्शन में हम साथ लड़ेंगे, इस तरह की चीज़ें भी नहीं। निश्चित तौर पे वो उससे आगे का मामला है, क्योंकि क्राइसिस टीएमसी के सामने जिस प्रकार का है वो बहुत एक तरह से डेस्परेट हैं, और कांग्रेस पार्टी ने ये दिखाया कि इस क्राइसिस में वो उनके साथ हैं। अब ये दिखाने के पीछे बार्गेन क्या होगा कि विलय कर लो, बंगाल में आ जाओ वापस पार्टी में, फिर ममता बनर्जी को हम लोग ये ऑफर करते हैं, इस तरह की चीज़ें कांग्रेस पार्टी के मंशा में तो ज़रूर रहेगी सर। ये दरिया दिली तो वो नहीं दिखाएंगे, ऑब्वियसली नॉट। लेकिन इसमें दो बातें, एक मतलब विचार मिला, अच्छा मुझे बात करने लायक बात लगी। वे कांग्रेस को क्या करना चाहिए ऐसे मौके पर जब ममता बनर्जी की पार्टी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है वहां पर? अगर आप ममता जी को ऑप्ट करोगे तो ममता जी के साथ उनके पीछे जो पार्टी की बदनामी है वो भी आएगी। आज जो बंगाल में हो रहा है टीएमसी के नेताओं के साथ, फिर आपने उसको भी गोद लिया ना साथ साथ। दूसरा तरीका क्या है जिसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन हो सकता है अगर कोशिश करे कांग्रेस पार्टी कि हमें ममता बनर्जी का जो स्पेस है, अब वो वैक्यूम है, क्योंकि स्पेस वो तो चला गया ममता जी के हाथ से, वो हमें मिल जाए किसी तरीके से। उसके अगर आप ग्राउंड पर वर्क करें, अपने नेताओं को छूट दें काम करने की, तो वो अपोजिशन स्पेस कांग्रेस के पास जा सकता है। तो ग्राउंड पे वर्क करें, ये तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग काम होता है ना कांग्रेस पार्टी के लिहाज से, और वो बहुत नज़र नहीं आता। और ये ममता बनर्जी वाले केस में सर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी जो सोच रही होगी, ये सही बात है कि उनको भी पता है कि भाई वहाँ पे जनमानस इनके खिलाफ है और फिर वो बैगेज हमारे पास आएगा अगर हम इनको साथ जोड़ रहे हैं तो। लेकिन जो मुस्लिम वोट है वो भी तो एक मुश्त आ जाएगा, वो तो ममता बनर्जी के साथ बिल्कुल है। हाँ, वो 30% तो आपको बिना मेहनत के बिना मेहनत के, और इस खराब कंडीशन में भी ममता बनर्जी के पास तकरीबन 41% वोट तो बंगाल में है, तो वो लेकर वो इनके साथ आ जाएंगे। और अगर विलय कर दें तो इससे अच्छी बात तो हो नहीं सकती। लेकिन टीएमसी के हिसाब से सोचें कि ममता बनर्जी एक समय के लिए वो मान भी लें कि विलय कर दें, और यहाँ पे राज्यसभा में अगर उनको खड़गे जी के जहाँ पे मान लीजिए कि लीडर बना दिया गया तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, उनका काम चल जाए। लेकिन अभिषेक बनर्जी के लिए क्या अभिषेक बनर्जी कांग्रेस पार्टी के, अभी जो राहुल गांधी के साथ वो बैठ के आमने सामने की बातचीत कर रहे हैं, आज 1.5 घंटे की बातचीत कर रहे हैं, जिस दिन विलय हो गया उसके बाद अभिषेक बनर्जी को राहुल गांधी से मिलना होगा तो कितना वक्त लगेगा? महीनों फिर बाकी कांग्रेस पार्टी के आम नेताओं की तरफ मिलेंगे। इंटरेस्टिंग है, 1.5 घंटा क्या बात हुई? 1.5 घंटा आप कितना नरेंद्र मोदी अमित शाह की बुराई करेंगे, कितना आप इलेक्शन कमीशन को कोसेंगे कि ऐसा हो गया हमारे साथ, ऐसा कर दिया? जाहिर है इसके बियॉन्ड कुछ बात हुई होगी निश्चित तौर पर, और वो बहुत सीरियस बातचीत होगी, और वो बातचीत ऐसी ही सारी चीज़ों के लिए होगी। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी अंदर खाने तो अभी बहुत खुश होगी ना टीएमसी के इस हालत को देख के। जाहिर है, बिल्कुल। टीएमसी के सारे सांसद टूट रहे हैं, उनको भी ये पता है कि क्योंकि इनके चुनाव में हार हुई, इनके सांसद भाग रहे हैं, राज्यसभा वाले इस्तीफा दे रहे हैं, तब ये हमारे दरवाजे। सबसे इंटरेस्टिंग रिएक्शन जो था वो ऋतुव्रत बैनर्जी का है, जो एलओपी बन गए, जिनके साथ आज उन्होंने क्लेम किया कि मेरे पास 6 और टीएमसी के सांसद हमारे गुट में आ गए। तो वहाँ 80 में से 64 टीएमसी विधायक वो कह रहे हैं वो हमारे साथ हैं, उन्होंने हमको चिट्ठी लिख के समर्थन दे दिया। इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा कि टीएमसी जाएगी, मैंने कहा ममता जी जाएंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं टीएमसी तो हम हैं टीएमसी, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। 80 में से 64 एमएलए मेरे साथ हैं, 28 में से 22-23 एमपी जो हैं लोकसभा के, वो अलग गुट बनाने की बात करें तो विलय कौन कर रहा है? विलय नहीं होगा, ममता जी को जाना है तो चली जाए। या बिल्कुल, और ये लीडरशिप के खिलाफ एक तरह से बगावत है कि ममता बनर्जी की लीडरशिप या अभिषेक बनर्जी की लीडरशिप, उसके खिलाफ बगावत है, और ये हर तरफ दिख रहा है। जिसे राज्यसभा के भी नंबर समय में बताया गया कि आगे आने वाले दिनों में आज एक और इस्तीफा हुआ और आगे अभी और होगा। लोकसभा का भी नंबर्स जो अभी तक है उसमें और बढ़ोतरी होने वाली है। तो उस कंडीशन में तो एकदम से नज़र आ रहा है कि
आज चीजें एक खतरनाक 19 दिशा में जा रही हैं। 19 नेताओं की एक लिस्ट घूम हाँ, रही है, इसमें लेकिन वो- सबसे हैरानी वाला नाम जो है, अगर वो सच है तो इसका भी खंडन नहीं आया, क्योंकि नहीं, सायोनी घोष लेकिन का उसमें यह है सौरभ कि ये जो नाम चल रहा है, जो ऑफिशियल लेटर में ये नाम नहीं है सारे के सारे, ये उस वजह से नहीं है, क्योंकि डूइंग द राउंड जो एक होता है ना, जो ज़्यादातर चर्चा में है उसके हिसाब से है। और सैनिक घोष की भी अगर बात करें तो जितनी चर्चा हो रही है इनकी, वो आराम से इस बात को खारिज कर सकती थी। सुबह से बहुत चल रहा है, मीडिया लेकिन सेवी उन्होंने हैं, किया। कुछ नहीं है, फ़ोन पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं। तो ये सिर्फ तब होता है जब आपकी खिचड़ी पक रही हो और आपको उसी खिचड़ी को पकाना है, तो दूसरा जो चल रहा है उसको खारिज इसमें नहीं इतनी करना। देर क्यों लग रही है? अगर काकुली घोष ऐलान कर चुकी हैं, शताब्दी रॉय हैं, एक दो और सांसद हैं, खुल के ओपनली बात कर रहे हैं कि हाँ हमारे साथ इतने लोग हैं और हमने स्पीकर के लिए स्पीकर को लेटर दिया हुआ है, तो अब तो स्पीकर भी दिल्ली में है, तो देरी क्या है? इसमें देरी सौरभ उस लिहाज से नहीं है, इसमें यह है कि नंबर्स को जितना अधिक अगर बढ़ रहा है तो बढ़े, और जल्दबाजी कोई नहीं है, क्योंकि इसमें ये कंडीशन नहीं है कि आज अगर आपने ये काम नहीं किया तो कल ही सांसद फिर वापस उधर चले जाएंगे। इसकी कोई गुंजाइश नहीं है? उसमें ये इतने कॉन्फिडेंस में हैं जो असंतुष्ट हैं कि उनको ये पता है, वो बार बार इसी बात को सौरभ कह रहे हैं कि जब ये चेक कीजिए तो वो ये कह रहे हैं कि अरे नंबर्स तो अभी और बढ़ेगा, और बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे राज्यसभा में जब पहला इस्तीफा हुआ तो फिर जब चेक किया तो बोला कि अभी और इस्तीफा होगा, फिर हो रहा है। लोकसभा में भी वही बात कही जा रही है, तो वो नंबर्स क्रमशः आगे जा रहा है और कोई बहुत जल्दबाजी वाली चीज़ नहीं हो रही है। लेकिन इस पूरे कॉरिडोर में, इस पूरे अभियान के कॉरिडोर में जो जो लोग हैं, जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनसे अगर पूछिए तो उनके कॉन्फिडेंस में रत्ती भर कमी नहीं आ रही है। चलिए, वो जब उनसे पूछिए कि नहीं वो तो हो रहा है, इसमें डन। चलिए तो फिर देखते हैं कल नया इस्तीफा या स्पीकर साहब इस नए गुट को मंजूरी देते हैं या फिर कोई और नई खबर आती है, क्योंकि टीएमसी खबरों में तो अभी रहने वाली है। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। आप देख रहे थे भारत की खबर, फिलहाल इतना ही।